नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही देखी प्रेरणादायक कहानियां भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं अपराजिता और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती बाड़ी, पशुपालन और तकनीक से जुड़ी ताज़ा जानकारी जो सीधे आपके खेत और आमदनी पर असर डालती हैं। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे कम पानी में मड़ुआ की खेती, आर्द्र भूमि में केज आधारित मछली पालन, बैगन की उन्नत किस्में, मुर्गी चूजा योजना और मिट्टी पलट मशीन जैसे आधुनिक उपकरण पर। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार। कम पानी में मड़ुआ की खेती से किसानों को होगी अच्छी आमदनी, स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी। आर्द्र भूमि में केज संचालन से मछली पालन की नई दिशा। बैगन की उन्नत किस्में दे रही हैं ज्यादा उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता। बिहार सरकार की मुर्गी चूजा योजना में 30% से 50% तक सब्सिडी का लाभ। मड़ुआ की खेती कम पानी में भी की जा सकती है और यह स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक मानी जाती है। इसके लिए किसानों को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे अच्छी गुणवत्ता वाले बीज का चयन, भूमि की उचित तैयारी और खाद का प्रयोग, समय पर बीज की बुवाई, ड्रिप सिंचाई का उपयोग और खरपतवार नियंत्रण से उत्पादन में वृद्धि होती है। मड़ुआ की खेती न केवल पोषण से भरपूर है बल्कि किसानों को अतिरिक्त आमदनी भी देती है। आर्द्र भूमि में केज आधारित मछली पालन किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। इसके लिए स्थल चयन सबसे महत्वपूर्ण है। जल की गहराई और गुणवत्ता उपयुक्त होनी चाहिए। मछली की नस्ल का चयन भी स्थानीय जलवायु के अनुसार करना चाहिए। नियमित रूप से जल की गुणवत्ता की जांच और मछलियों के स्वास्थ्य की निगरानी उत्पादन बढ़ाने में मदद करती है। इस तकनीक से मछली पालन अधिक संगठित और सफल हो सकता है। बैगन की खेती में अब ऐसी कई उन्नत किस्में उपलब्ध है जो किसानों को बेहतर उत्पादन और लंबे समय तक फलन देती है। उत्कल F1 यानी VNR सीड्स किस्म गहरे बैगनी रंग के फल देती है और 6 से 7 महीने तक लगातार उत्पादन करती है। जनक F1 यानी क्लस सीड किस्म 80 से 90 टन प्रति एकड़ तक पैदावार देती है और किसानों में काफी लोकप्रिय है। अक्षता F1 यानी एक्शन हाईविक सीड्स खारिफ और रबी दोनों मौसमों में उपयुक्त है और यह भी 6 से 7 महीने तक फल देती रहती है। वहीं NBH 13 F1 यानी नाथ सीड्स ऐसी किस्म है जिसे किसी भी मौसम में उगाया जा सकता है। इन किस्मों को अपनाकर किसान भाई ज्यादा उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिहार सरकार किसानों को मुर्गी पालन के लिए विशेष योजनाओं के तहत प्रोत्साहित कर रही है। मुर्गी चूजा योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग के किसानों को 30% सब्सिडी यानी अधिकतम 3 लाख रुपए और अनुसूचित जाति अथवा जनजाति वर्ग के किसानों को 50% सब्सिडी यानी अधिकतम 5 लाख रुपए दी जाती है। इसके अलावा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत भी किसानों को मुर्गी पालन के लिए आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन योजनाओं से छोटे और मध्यम स्तर के किसान आसानी से मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं और इसे आय का अस्थायी स्रोत बना सकते हैं। मिट्टी पलट मशीन खेती को आसान और अधिक उत्पादन बनाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
इसके उपयोग से खेत की जुताई तेजी और प्रभावशीलता के साथ होती है। यह न केवल समय और श्रम की बचत करता है, बल्कि मिट्टी को भुरभुरा बनाकर पौधों के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार करता है। इससे फसल की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार होता है। साथ ही यह मशीन खेत में मौजूद खरपतवारों को भी प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है, जिससे फसल को बेहतर बढ़ाव मिलता है। मिट्टी पलट मशीन का उपयोग कर किसान अपनी खेती को और अधिक आधुनिक तथा लाभकारी बना सकते हैं। वैशाली जिले के किसान बिकिन पासवान सभी प्रकार की खेती करते हैं। वे समय समय पर फसल की देखभाल के लिए कीटनाशकों का भी संतुलित प्रयोग करते हैं। इन दिनों वे बैगन की खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि बैगन की खेती से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। सही समय पर सिंचाई, खाद और रोग नियंत्रण के कारण उनकी फसल की गुणवत्ता बेहतर रहती है। तो बैगन हम लोग बोते हैं तो डाई पड़ता है, खल्ली पड़ता है, उड़िया पड़ता है, खाद 3-4 किस्म के जैसे खाद है, बायोजान बहुत तरह के खाद है, हम लोग पटाते हैं। वह मंडी में ले जाते हैं। करीब पूंजी लग जाता है 25,000 रुपया लग जाता है पूंजी 1 बीघा में। इसी तरह से कहाँ बेचते हैं उसको? बाजार समिति बेचते हैं, न तो गुदरी मार्केट में बेचते हैं। हाँ। कितना आ जाता है सर? 25,000 रुपये इस सब में। हाँ, 40,000 50,000 रुपया हो गया यदि भाव रह गया तब। आइए अब चलते हैं पटना की मंडियों में और जानते हैं क्या है आज के ताजा बाजार भाव। अरहर दाल 9,500 रुपये प्रति क्विंटल, चना दाल 7,000 रुपये प्रति क्विंटल, मसूर दाल 7,400 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग दाल 10,000 रुपये प्रति क्विंटल। किसान भाइयों, मंडी जाते समय मौसम का ध्यान रखें। बरसात या तेज धूप में ढकी गाड़ी या बोरी का इस्तेमाल करें ताकि उपज सुरक्षित रहे। किसान भाइयों, पटना और आसपास के जिलों में आज अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री रहने की संभावना है। दोपहर बाद हल्की बौछारें पड़ सकती है, जबकि सुबह और शाम का मौसम सामान्य रहेगा। धान और सब्जियों की फसलों में अतिरिक्त पानी ना रुकने दे और समय समय पर खेती की निगरानी करते रहे। तो यह थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त, लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसमें साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती हैं। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका हमारे कृषि प्रधान देश के कृषि प्रधान कार्यक्रम आपके अपने कृषि दर्शन में। दर्शकों, जब खेती किसानी की बात आती है तो इसमें सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि हर तरह के पौधों की बात शामिल होती है। आज के अंक में हम चर्चा करेंगे औषधीय पौधों के बारे में। दर्शकों, औषधीय पौधों के महत्व का बखान सदियों से होता आया है। हमारे आयुर्वेद का एक बड़ा हिस्सा इस पर आधारित है कि किस तरह से जड़ी बूटियों का प्रयोग हम अपने जीवन में कर सकते हैं, उससे लाभ ले सकते हैं। आज के अंक में चित्रक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विजय सर। बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आप नौबतपुर से हैं और एक सफल किसान हैं जो चित्रक और इस तरह के और औषधीय पौधों की खेती करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि ये जो चित्रक है इसका आप हमारे दर्शकों को परिचय दें, इसके बारे में अवगत कराएं। चित्रक सदियों से औषधि के रूप में मानव जीवन को लाभ प्रदान करते आया है। बहुत स्थानों पर इसका नाम परिवर्तित भी देखा गया है। कहीं इसे चित्रक के नाम से, कहीं चीतू के नाम से, कहीं चेतक के नाम से,
और कहीं चित्रक के नाम से जाना जाता है। सदियों से यह परिचित पौधा अनेक बार उपयोगी रहा है और हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान इस पौधे का है। इसकी खेती आज आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य सा हो गया है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से उगे हुए इस पौधे का दोहन बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिससे इसकी उपलब्धता बहुत कम हो गई है। हमें तो यह भी भय लगता है कि कहीं यह प्रजाति विलुप्त ना हो जाए, जिसके लिए इसकी खेती परम आवश्यक है। चित्रक की खेती में कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, जो इस रूप में देखा जा सकता है। सबसे पहले जब हम चित्रक की खेती करते हैं तो उसमें यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि हम इसके लिए खेत का जो चयन करें जिसमें हमको चित्रक की खेती करनी है वह ऊंची भूमि हो, क्योंकि यह पौधा ऐसा है जो जल जमाव बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए ऊंची भूमि का होना एक महत्वपूर्ण शर्त है इसकी खेती के लिए, ताकि बारिश होने पर हम इसके जल को इस खेत से आसानी से निकाल सकें। इसलिए इसकी खेती के लिए ऊंची भूमि का चयन सबसे प्रमुख स्थान रखता है। जी सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि इसके लिए ज़मीन ऊंची होनी चाहिए और जल जमाव से इस पौधे को दूर रखना चाहिए। खेती की बात जब हो रही है तो अगला जो बिंदु है वो हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि किस तरह का खेत इसके लिए अनुकूल है, किस तरह का मौसम अनुकूल है और कितने पानी की ज़रूरत इसको लगती है। जहाँ तक इसके लिए भूमि की बात है तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए काफ़ी कारगर माना गया है और मौसम बिहार का जो है वह चित्रक की खेती के लिए बिल्कुल अनुकूलित है। 14 अनुशंसित पौधे हैं बिहार के लिए औषधीय, जिनमें एक चित्रक भी अपना विशेष स्थान रखता है। चित्रक की खेती कोई नई चीज़ नहीं, परंपरागत रूप से यह उगने वाला पौधा है। अब यह वैज्ञानिक रूप से उगाए जाने लगा है और बहुवर्षीय होने के कारण इसकी खेत की जुताई गहरी होनी चाहिए, ताकि हम अधिक समय तक इससे लाभ ले सकें। और हमेशा ऐसे तो इसका प्रवर्धन 2-3 तरीके से हम लोग कर लेते हैं, बुआई 2-3 ढंग से कर लेते हैं, लेकिन सबसे अच्छा उन्नत तो यह होगा कि सबसे पहले इसके लिए हम नर्सरी तैयार करें और नर्सरी में उगे हुए पौधे जब 4 से 6 पत्ते के हो जाएं तब इन्हें 45 सेंटीमीटर कतार से कतार पौधे से पौधे की दूरी और कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाएं, ताकि आने वाले दिनों में इसकी निराई गुड़ाई करने में हमें कठिनाई न हो। कतार में अगर पौधे रहेंगे तो उनको निकालना, उनमें खुरपी देना, उनमें कुदाल चलाना आसान होता है। और अगर हम छिट्टा विधि से इसकी रुपाई करते हैं तो उसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पौधे भी संरक्षित और सही तरीके से नहीं रह पाते। हम उनका देखभाल, निगरानी या जब मिट्टी चढ़ाने की बात आती है तो यत्र तत्र बिखरे हुए पौधों में यह काम बड़ा ही दुष्कर हो जाता है। इसलिए इन्हें हमेशा कतार में ही लगाया जाना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम यह कहना चाहेंगे कि इनमें रासायनिक खादों का प्रयोग न करें। जब भी खाद का उर्वरक का प्रयोग करें तो वह जुताई के समय करें, फिर बाद में अगर आप समझते हैं तो रासायनिक खाद छोड़कर जैविक खाद का प्रयोग इसमें ज़्यादा लाभप्रद होता है और इसके औषधीय गुणों को वह संरक्षित रखता है और रासायनिक खाद से इसके औषधीय गुणों में ह्रास होता है।
इसलिए हमेशा इसका ध्यान रहे कि हम रासायनिक खादों का ही प्रयोग न करके जैविक खाद का ही प्रयोग करें। सर, ये तो खेती की बात हो गई। पौधे के उपयोग के बारे में बात करते हैं। आप समझा रहे थे कि इसके कई सारे भागों का उपयोग है। पौधे के जितने भी भाग होते हैं उनमें से कितनों का उपयोग चित्रक के रूप में हम कर पाते हैं? किसी भी पौधे में 5 अंग होते हैं और चित्रक एक ऐसा पौधा है जिसका 5 अंग उपयोगी है, जिसमें तना, जड़, पत्ती, फूल और फल, ये सभी के सभी चित्रक के उपयोगी हैं। खास करके जड़ इसका ज़्यादा बहुमूल्य है, इसकी कीमत बाज़ार में सबसे अधिक है। चित्रक को 3 से 4 बार हम काटते हैं और उसे बाज़ार में बेचते हैं, तो एक बार की रुपाई से हमें 3-4 बार उसका फ़ायदा मिलता है। और जब जड़ हम निकाल लेते हैं तब तो मानो पौधा का जीवन ही ख़त्म हो गया। तो मुनाफा तो अधिक होता है, लेकिन फिर से हमें उसकी रुपाई करने की आवश्यकता हो जाती है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि जब तक उससे हम कटिंग ले रहे हैं तब तक उसके जड़ों की खुदाई ना करें। जड़ों की खुदाई अंतिम वर्ष में करें, जब आप समझ लें कि अब इसकी खेती इस ज़मीन में हमें नहीं करनी है या पुनः इसको रोपित करना है, तो हम उसके जड़ों की खुदाई करके उससे अपना उत्पादन ले सकते हैं। बहुत रोचक बात कि चित्रक जो है वो पंचांग पौधा है जिसके हर अंग का प्रयोग किया जा सकता है। सर, हम आपसे अब ये समझना चाहेंगे कि आपको चित्रक की खेती करने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और साथ ही अगर आपको हमारे किसान बंधुओं को कुछ संदेश देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? जहाँ तक औषधीय पौधों की खेती की प्रेरणा की बात है, तो इसके लिए तो हमारे गुरु के रूप में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, जिन्होंने औषधीय पौधे के क्षेत्र में हमें पुरस्कृत किया और उन्होंने बहुत सारी बातें हमें सुझाई, जिससे मैं आह्लादित हुआ और इस क्षेत्र में आगे मैं बढ़ा। किसानों को जहाँ तक सलाह की बात है, तो मैं कहना चाहूँगा कि औषधीय पौधों की खेती एक लाभकारी खेती है, लेकिन इसके लिए एक चीज़ का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि आप इसे कम से शुरू करें, ताकि आपकी लागत कम हो और जब आपके घर के कंद हो जाएं, सीड हो जाएं, तो आपको इसे बढ़ाने में सहूलियत होगी और बहुत कुछ इसके शुरुआती खेती से सीखने का मौका मिलेगा। तो इसकी खेती कम से शुरू की जानी चाहिए और विस्तार जहाँ तक आप कर पाएँ वहाँ तक इसकी खेती में विस्तार किया जा सकता है। इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। जी विजय सर, आपने हमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे किसान बंधुओं को भी आपकी इन बातों से बहुत लाभ मिलेगा। वो आपके नक्शे कदम पर ज़रूर चलेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आज जुड़े नौबतपुर से विजय सर, एक आह्लादित किसान, जैसा कि इन्होंने खुद अपने शब्दों में कहा, जो औषधीय पौधों की खेती करते हैं। और इन्होंने आज समझाया कि किस तरह से हम चित्रक की खेती कर सकते हैं, उसके लिए किस तरह का खेत चाहिए, किस तरह की तैयारी चाहिए, मौसम चाहिए, किस तरह से हम उसकी रोपाई कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं, उसके उपयोग क्या क्या हैं। और इन्होंने अपने संदेश में ये भी कहा कि औषधीय पौधों की खेती ज़रूर करनी चाहिए, यह बहुत लाभकारी होता है। तो किसान बंधुओं, हमें आपसे ये कहना है कि प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है और मज़ेदार बात यह है कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने हमें सब कुछ उपलब्ध कराया है। तो इस संदेश के साथ कि आप अपने पसंद की खेती करें जिसमें औषधीय पौधों को ज़रूर शामिल करें। अगले अंक में मिलते हैं फिर से आपके साथ। तब तक आप खेती किसानी के क्षेत्र में लगातार उन्नति करते रहें। नमस्कार। विशेषज्ञ से मिली उपयोगी जानकारियां निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। किसानों के चेहरे पर खुशहाली, हर खेत को मिल रहा है पानी। ये है न्यू इंडिया की कहानी। फसलों की भरपूर पैदावार के लिए बीज और खाद के साथ साथ जल एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की बचत न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि उत्पादकता बढ़ाने और पर्यावरणीय लाभ प्रदान करने में भी मदद करती है। इसके अलावा पानी की उतनी ही मात्रा से लंबे समय तक सिंचाई तथा विस्तारित क्षेत्र में सिंचाई करने में भी मदद मिलती है। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2015-16 में पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल योजना लागू की थी। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को इष्टतम किया जा रहा है। इसका उपयोग सटीक सिंचाई और बेहतर ऑन फार्म जल प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भी किया जा रहा है। सूक्ष्म सिंचाई का ये तरीका भंडारित जल के संरक्षण और प्रबंधन में भी मददगार है। सूक्ष्म सिंचाई को 2 तरीकों से अपनाया जाता है। पहला, ड्रिप इरिगेशन। इस तकनीक में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। इस कार्य के लिए पाइप, नलियां तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। दूसरा तरीका है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस तकनीक में दबाव के तहत पानी का छिड़काव किया जाता है और बारिश के रूप में पाइपों के नेटवर्क से जुड़े नोजल सेट के माध्यम से पौधों पर बरसाया जाता है। योजना के मूल्यांकन से पता चला है कि माइक्रो इरिगेशन से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30 से 70% तक सुधार हुआ है। विभिन्न फसलों की उत्पादकता में 9 से 60% तक की वृद्धि हुई है तथा गुणवत्ता भी बढ़ी है। किसानों की आय में 10 से 69% तक की बढ़ोतरी हुई है। पंपिंग में विद्युत ऊर्जा और डीजल की बचत हो रही है। साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं। पर ड्रॉप मोर क्रॉप यानी प्रति बूंद अधिक फसल के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों के लिए 45% की सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ राज्य सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को अतिरिक्त सब्सिडी भी प्रदान करती है। इसे लगाने के लिए एक लाभार्थी को अधिकतम 5 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई हेतु सहायता मिलती है। पिछले 9 वर्षों में प्रति बूंद अधिक फसल यानी पीडीएमसी योजना के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के तहत लगभग 78 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।
जो कि 81% से अधिक सूक्ष्म सिंचाई कवरेज है। इसके अलावा सूक्ष्म सिंचाई के कवरेज के विस्तार के लिए नाबार्ड के साथ मिलकर 5,000 करोड़ रुपए की सूक्ष्म सिंचाई कोष यानी MIF बनाया गया है एवं इस कोष को 10,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाना प्रस्तावित है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना का लाभ पाने हेतु अपने नजदीकी कृषि एवं उद्यान विकास के कार्यालय से संपर्क करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश का किसान अब आत्मनिर्भर होकर खुशहाली की ओर अग्रसर है। देश अब संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ चला है। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक, जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञों की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।